हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद पूजा मैम। आज हम करेंगे क्लास 9 मैथ्स का एनुअल प्रैक्टिस पेपर सेशन 2025 से 26 वाला। इसकी हमने सेक्शन ए कर लिया था, सेक्शन बी भी कंप्लीट कर लिया था। आज हम करेंगे इसका सेक्शन सी। सेक्शन सी वाले सारे क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स के हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। क्वेश्चन नंबर 26 है, शो दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ ट्राइंगल साइड डिवाइड इट इनटू 4 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो ये मिड पॉइंट आ गया, तो इसमें मिड पॉइंट थ्योरम का है ये क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन नंबर 26, तो इसमें है एक ट्राइंगल आपका ABC। तो इसके यहाँ पे है मिड पॉइंट्स, इनको ज्वाइन कर रखा है DEF। तो आपको बताना है जो लाइन सेगमेंट ये जो ज्वाइन कर रहे हैं मिड पॉइंट को, ये 4 1 2 3 4 ये जो चार ट्राइंगल बन रहे हैं, ये चारों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो इसमें मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे। अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ठीक है, तो ये जो DF है ये एक तो पैरेलल होगा BC के, और जो DF है वो होगा उसके हाफ के। तो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। दिस इज द मिड पॉइंट थ्योरम। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो आपका DF है ये पैरेलल है BC के, और DF है हाफ ऑफ BC। और हाफ ऑफ BC क्या है, ये मिड पॉइंट है, तो इसको हम BE लिख सकते हैं। ये इक्वल है BE के। ठीक है, तो मतलब ये DF BE के इक्वल भी है और ये DF BE के पैरेलल भी है। DF पैरेलल भी होगा BE के, क्यों? क्योंकि जो E है ये BC की, जो BC लाइन है इसका पॉइंट है, तो ये पैरेलल है पूरा, तो उस पर कहीं भी पॉइंट होगा वो भी उसके पैरेलल होगा। तो ये DFEB क्या बन गया, ये आपका DFEB एक पैरेललोग्राम बन गया। क्यों पैरेललोग्राम बन गया? क्योंकि अगर हम एक पेयर को इक्वल और पैरेलल दोनों प्रूव कर देंगे तो वो एक पैरेललोग्राम होता है। ठीक है, तो हम सिमिलरली कह सकते हैं, इस साइड वाले आप देखोगे जो DF है वो पैरेलल होगा EC के भी, और इक्वल होगा DF इक्वल टू हाफ ऑफ BC, मतलब हाफ EC के इक्वल है, हाफ ऑफ BC इज इक्वल टू। तो ये जो DF है वो पैरेलल होगा EC के, क्योंकि वो पैरेलल है BC के, तो उसके हाफ जो मिड पॉइंट होगा, जो E पॉइंट है वो उसी लाइन के ऊपर है, तो उसके भी पैरेलल होगा और EC के इक्वल भी होगा। तो ऐसे ही DFCE भी एक पैरेललोग्राम हो गया, ये भी पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम में क्या करता है, डायगोनल जो होता है उसको 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में डिवाइड करता है। तो इस पैरेललोग्राम में का ये जो डायगोनल है ये इसको 1 और ये 2 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। सिमिलरली आप इस साइड भी देख सकते हो, इसका जो डायगोनल है ये इसको 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड कर रहा है। तो 1 और 2 कॉन्ग्रुएंट हो गए, 2 के साथ 3 कॉन्ग्रुएंट है, तो 1 और 3 भी कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो सिमिलरली आप इस साइड भी लेके ऐसे पैरेललोग्राम इसको प्रूव कर देंगे। ये मिड पॉइंट हो गया DE, और ये AF या पैरेलल इसको और इक्वल प्रूव कर देंगे, तो ये पे एक पैरेललोग्राम बन गया जिसमें ये जो डायगोनल है इसको 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड करेगा। तो 1 2 3 4 ये चारों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 आपका, क्वेश्चन नंबर 27 है, द थिकनेस ऑफ वुडन हेमिस्फेरिकल बाउल इज 1.4 सेंटीमीटर एंड इट्स इनर रेडियस इज 3.5। तो ये एक हेमिस्फेरिकल बाउल गिवन है आपको, ये हेमिस्फेरिकल बाउल है और इसकी कुछ थिकनेस है।
ठीक है, जैसे ये होगा, इसकी थिकनेस है, ये मोटा है कुछ, तो इसमें आपका दे रखा है द थिकनेस, ये जो इसकी थिकनेस है ये 1.4 है, ये थिकनेस जो इसकी चौड़ाई है। एंड इनर रेडियस, यहाँ सेंटर से जो रेडियस है ये इनर, ये 3.5 है। अब उसको पेंट करना है कंप्लीटली, कंप्लीटली मतलब आउटर सरफेस पे भी पेंट करना है और इनर, अंदर जो बाउल की जो गहराई है वो भी पेंट करना है। तो फाइंड द टोटल एरिया टू बी पेंटेड एंड हाउ मच लिक्विड कैन द बाउल होल्ड इन लीटर्स। तो कितना एरिया है जो पेंट करना है आउटर सरफेस पे भी और इनर सरफेस पे भी। तो देखो इसमें आपका जब आप निकालोगे, जब रेडियस है ये देखो, ये इनर से यहाँ से दे रखा है और ये थिकनेस, तो जब आउटर रेडियस आप निकालोगे सेंटर से यहाँ तक का रेडियस, वो आपका क्या हो जाएगा 3.5 प्लस में 1.4, ये हो गया आपका 4.9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब टोटल एरिया पेंटेड, जो टोटल एरिया पेंटेड है 2πr², आर ये आपका ये छोटे वाला इधर हम आर है ये, और जो बड़े वाला है ये कैपिटल आर ले लेते हैं, अंदर वाला पोर्शन। ठीक है, और ये बाहर वाला हो जाएगा आपका हेमिस्फेयर का 2π कैपिटल आर ले लेंगे, 2πr²। अब देखो ये तो ये आउटर सरफेस आया है, ये बाहर, और इनर सरफेस भी आ गया आपका पेंट। अब ये जो थिकनेस है, पेंट जो होगा इसकी जो रिंग बन रही है ये ऊपर की तरफ, इस पे भी पेंट होगा। ठीक है, तो उसका एरिया भी आप ऐड करोगे, और ये रिंग क्या है, सर्कुलर है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है πr²। ठीक है, πr², तो इसमें जो r है ये πr² ये पूरे का है, तो इसमें से आप ये होलो पोर्शन निकालोगे। ठीक है, इसको कैसे लिखोगे फिर आप, पाई जो कैपिटल आर है उसमें से आप स्मॉल वाला माइनस कर दोगे, मतलब ये जो बड़ी वाली जो रिंग है, ठीक है, इसमें से ये होलो वाला निकाल देंगे, तो ये जो पोर्शन है ये वाला पोर्शन आ जाएगा, ये रिंग वाला जिस पे पेंट होगा। तो इसमें आप ऐड करोगे यहाँ पे πr² माइनस r², ये रिंग का एरिया होगा, जो सर्कुलर रिंग है ये, इसका एरिया। तो जब आप इसमें वैल्यू पुट करोगे π22/7 और r, छोटे वाला r आपका कितना है 3.5 है, 2π, और कैपिटल वाला r आपका 4.9 प्लस में पाई r कैपिटल r का स्क्वायर 4.9² माइनस 3.5 का स्क्वायर। ठीक है, अब आपको ये कैलकुलेशन की सॉल्व करनी है। तो जब आप इसको पूरा सिंप्लीफाई कर दोगे तो आपका आंसर आएगा 264.87 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया है, स्क्वायर में आ गया आपका। अब इसके बाद इसका सेकंड पार्ट भी है, हाउ मच लिक्विड कैन द बाउल होल्ड। तो इसमें आपका इसका वॉल्यूम निकालना है कि उसके अंदर कितना लिक्विड आ सकता है। तो आप वॉल्यूम निकालोगे, यहाँ पे वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, हेमिस्फीयर का 2/3 πr³, 2/3 पाई। अब इसमें r क्या लोगे, इसका जो r है, अब जो लिक्विड आएगा वो तो अंदर आएगा ना, अंदर वाले पोर्शन में आएगा, तो हमें बस इतना ये रेडियस से मतलब है। तो ये स्मॉल r की वैल्यू क्या थी 3.5, तो 3.5 का क्यूब, 3.5 का क्यूब। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा ये
89.83 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर है क्यूबिक सेंटीमीटर में, और आपको क्वेश्चन में क्या कहा है, आपको आंसर चाहिए लीटर्स में। ठीक है, आपको आंसर निकालना है लीटर्स में। तो आप लीटर में चेंज करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है कि जो 1 लीटर होता है वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। तो आपका 1 सेंटीमीटर क्यूब हो गया 1/1000 लीटर। तो यहाँ पे इतने सेंटीमीटर क्यूब कितना हो जाएगा, आप इसको सिंपली 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे 3 ज़ीरो है। ठीक है, तो डेसिमल आपका 3 प्लेसेस इस साइड लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ पे ज़ीरो लगा दोगे। 0.08983। अभी आ गया आपका आंसर लीटर में। ठीक है, समझ में आया ये आप सबको। इसके बाद हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, P आपको गिवन है, P ये है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस पी स्क्वेयर बाय पी स्क्वेयर। तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसी को, ये 1 माइनस पी है और बाय पी दोनों का स्क्वायर है, तो हमने इसका पूरे का स्क्वायर कर दिया। अब ये जब आप ब्रैकेट के अंदर इसको लिखोगे, ये 1/p हो गया, और ये p/p, तो ये -1 हो गया, और ये हो गया इसका स्क्वायर। तो आपको वैल्यू चाहिए अब 1/p की। p है यहाँ पे, यहाँ से आप 1/p निकालोगे। तो यहाँ से आप पहले 1/p निकालो, आपको p गिवन है ये है, तो आपका 1/p कितना हो जाएगा, 1/5 - 2√6। इसको करोगे रैशनलाइज। ऊपर तो ये आ जाएगा 5 + 2√6, और नीचे फॉर्मूला बन गया a - b और a + b। ये आपका होता है a² - b², a² - b²। ये तो 5 + √6, और इसको नीचे सॉल्व करो। 5 × 5 = 25, ये यहाँ 25, माइनस में 2 का स्क्वायर हो गया 4, और √6 का स्क्वायर हो गया 6। तो 25 - 24 ये आपका आ जाएगा 1। तो डिनोमिनेटर में तो आ गया 1। ठीक है, ये आपका आ गया 1/p की वैल्यू 5 + 2√6। 1/p आपको मिल गया। अब 1/p -1 का आपको स्क्वायर करना है। वन बाई पी आ गया 5 + 2√6। अब है -1, इसका स्क्वायर आपको निकालना है। तो पहले ब्रैकेट के अंदर इसको सॉल्व कर लेंगे। ये आपका आ जाएगा 5 - 1 4, 4 + 2√6 का स्क्वायर। अब यहाँ पे a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दोगे। a² + b² + 2ab, a² + b² + 2ab। इसको आप जब ब्रैकेट ओपन करोगे, 4² 16 प्लस 2 का स्क्वायर, ये भी हमने ऊपर सॉल्व किया था, ये आ जाएगा 24, 4 8 16 √6। इनको ऐड कर दोगे, ये आपका आ गया 40 + 16 √6। तो आपका आंसर आ गया ये 14 + 16 √6। ठीक है, अब आपका 28 वाले क्वेश्चन में चॉइस भी दे रखी है और पार्ट भी है, रिप्रेजेंट √3 ऑन अ नंबर लाइन। तो जब आप नंबर लाइन पे इसको करोगे, ठीक है, पहले तो आपने एक नंबर लाइन ड्रॉ करी, 0। अब ये जो आपके डिस्टेंस है ये सेम होना चाहिए। जैसे आपने यहाँ पे 1 लिया, इतना ही डिस्टेंस आपको यहाँ रखना है, यहाँ पे आपको लेना है 2। ठीक है, यहाँ पे जितना अपना डिस्टेंस था, आपने यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाया, और इतना ही सेम डिस्टेंस, जितना यूनिटी डिस्टेंस आपने यहाँ पे लिया है, सेम आप ये डिस्टेंस लोगे ऊपर की तरफ, इस तरह। ठीक है, अब आप इसको मिला दोगे यहाँ से। तो ये था आपका 1 यूनिट,
ये भी था 1 यूनिट। तो जब आप पाइथागोरस लगाते हो इसमें, परपेंडिकुलर 1, बेस भी 1, ये आपका आ गया 2, ये था h स्क्वेयर, तो h की वैल्यू आ गई √2। तो ये आपको जो h मिला है ये आपका √2 आ गया। अब √2 के बाद आपको यहाँ से भी 90 डिग्री का एंगल बनाना है। ये आप डी से भी बना सकते हो, नहीं तो कंपास का यूज़ करके भी बना सकते हो। 90 डिग्री का आपने यहाँ पे एंगल बनाया, ठीक है। ये √2 यूनिट और यहाँ पे सेम डिस्टेंस जो 1 यूनिट यहाँ लिया था, यहाँ से भी आप 1 यूनिट की आर्क लगा देंगे यहाँ पे और इन दोनों को ज्वाइन कर दोगे। तो ये आपका डिस्टेंस देखो √2। यहाँ पे भी जब आप पाइथागोरस लगा रहे हो, आपका बेस है √2, यहाँ है ये आपका 1 यूनिट, तो ये आपका कितना आ गया, ये रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 + 1 3। तो ये था आपका h स्क्वायर, तो h स्क्वायर h आ गया आपका √3। तो ये जो यहाँ पे आया है ये आपका होगा √3। अब ये हमें नंबर लाइन पे ये डिस्टेंस जो यहाँ से ये डिस्टेंस है ये नंबर लाइन पे बताना है। तो इतना हम कंपास से मार्क कर लेंगे, इतनी आर्क खोलेंगे, ठीक है, और यहाँ पे इसको इस नंबर लाइन पे उतना ही डिस्टेंस यहाँ पे प्लॉट कर देंगे। अब ये पॉइंट जो आपने मैंने मार्क किया ये आपका हो गया √3 नंबर लाइन पे, और √3 की वैल्यू होती है 1.732। तो आप देख रहे हो ये 2 से जस्ट थोड़ा सा पहले ही आएगा √3। तो आपको ऐसे प्रॉपर जब आप लिखोगे तो ये थोड़ा पाइथागोरस स्टेप भी आपको लिखने हैं कि आपने √3 कैसे निकाला है, और यहाँ पे नंबर लाइन पे ज़रूर बताना है। यहाँ अगर छोड़ दोगे तो इनकम्प्लीट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 जो बहुत ईजी है। नेम द क्वाड्रेंट्स इन विच द पॉइंट्स दीज लाई एंड विच 2 पॉइंट लाई ऑन द सेम लाइन। ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं पॉइंट्स? जो ए है A1 2, देखो दोनों पॉजिटिव है। x पहला वाला होता है x, ये होता है y। तो x और y बहुत पॉजिटिव हमारा होता है किसमें? फर्स्ट क्वाड्रेंट में A। B में x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, ये आपका होता है B वाला सेकंड क्वाड्रेंट। C में दोनों ही नेगेटिव है, x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, तो ये आपका होता है थर्ड क्वाड्रेंट। आगे भी पूछा है विच 2 पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन, एक ही लाइन के ऊपर कौन से 2 पॉइंट है? तो जिसके देखो कोऑर्डिनेट कोई सेम होंगे, 1 2, ये देखो दोनों पे B और C में -2 और C में भी x -2 है और B में भी -2 है। तो मतलब ये जो पॉइंट है ये कॉमन है, ये एक ही लाइन पे से जा रहे हैं। -2, तो B और C इसका आंसर हो जाएगा आपका। Which 2 point B and C point lie on the same line? Question number 30. Find the difference of the polynomial this and this at p is equal to 2. तो आपको डिफरेंस बताना है इन दोनों का। कैसे करेंगे ये देखो, px माइनस, दोनों ही आपका px है, px माइनस इसको qx ले लेते हैं, px माइनस qx दो पॉलिनोमियल है, इनका डिफरेंस। px है आपका x² - 5x + 6, ठीक है, इसमें से माइनस करना है आपको qx है x² + 9। अब ब्रैकेट हटाते हैं यहाँ से, x² - 5x + 6, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता है तो अब अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। जब ब्रैकेट ओपन करोगे आप, ये हो जाएगा -9, x² से x² कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे क्या बचा, -5x + 6 - 9, तो ये हो गया -3। तो ये आपकी वैल्यू आई है px माइनस qx की। अब आपको वैल्यू निकालनी है व्हेन p आपको 2 लेना है। तो जब p आपको वैल्यू पुट 2 करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो x की जगह आपको 2 पुट करना है, तो ये क्या आ जाएगा
-10 -3 इज इक्वल टू -13, तो -13 आपका आ गया आंसर। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन है, ABCD इज अ रेक्टेंगल, ABCD इज अ रेक्टेंगल इन विच AC बाइसेक्ट एंगल A। तो ये आपका ABCD गिवन है, एक रेक्टेंगल है, ABCD, और ये AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C। शो डैट आपको करना है ABCD इज अ, ये स्क्वायर है, रेक्टेंगल दे रखा है और बता रखा है कि AC जो है बाइसेक्ट कर रहा है इधर भी और इधर भी, A को भी और एंगल C को भी। बाइसेक्ट कर रहा है मतलब टू इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रहा है, ये एंगल और ये इधर एंगल इक्वल है, और इधर C भी टू इक्वल पार्ट्स में एंगल ये डिवाइड हो रहा है, दोनों साइड वाले एंगल इक्वल है। ठीक है, तो मतलब इसका मतलब है जो एंगल है ये आपका हाफ ऑफ एंगल A इक्वल होगा हाफ ऑफ एंगल C, क्योंकि आपका A रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, तो एंगल A इज इक्वल टू C, तो इसका हाफ भी इक्वल होगा, हाफ ऑफ एंगल A इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल C। ठीक है, अब इसके बाद हाफ ऑफ एंगल A इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल C। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं इसकी नेमिंग कर दूं, ये एंगल 1, ये एंगल 2, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और एंगल 1 और 2 आपस में इक्वल है, तो इनके अपोजिट साइड भी आपस में इक्वल होंगी, क्योंकि साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि ये साइड आपकी हो गई AD इज इक्वल टू CD, AD और CD इक्वल है, बट हमें गिवन है ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती है, AD इक्वल आपके BC के है, और CD इक्वल आपका AB के है। तो इससे ये प्रूव हो गया ऑल साइड्स आपस में इक्वल है, तो हम कह सकते हैं AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD। ऑल साइड्स भी इक्वल हो गई, और रेक्टेंगल तो था ही जिसमें आपका 90 डिग्री था ही, तो आप कह सकते हो दिस इज अ, देयरफॉर ABCD इज अ स्क्वायर। अब इसका सेकेंड पार्ट है, डायगोनल BD बाइसेक्ट B एंगल एज वेल एज D। तो ये BD जो डायगोनल है यहाँ आपको बनाना है, तो आप इसमें कंस्ट्रक्शन करोगे कि ज्वाइन करोगे, ये BD आपको प्रूव करना है कि ये इसको भी बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट मतलब अगर इसकी नेमिंग यहाँ पे, और ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो ये एंगल 3 हो गया, ये 4 हो गया, यहाँ पे इसकी नेमिंग कर देते हैं 5, तो मतलब 4 और 5 आपको इक्वल प्रूव करने हैं, और यहाँ पे 3 और 6 आपस में इक्वल प्रूव करने हैं, तो तभी बाइसेक्ट करेगा, क्योंकि जो स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, अपोजिट एंगल्स को। तो आपको यही प्रूव करना है BD का। अब इसके लिए क्या करोगे, देखो आपको ये पता है कि AB पैरेलल है CD के एंड BC पैरेलल है AD के, तो इन ट्रायंगल आप पहले तो सबसे पहले लोगे ट्रायंगल BCD, ये वाला ट्रायंगल लोगे BCD। अब BCD में आपका इक्वल क्या है, BC और CD इक्वल है, BC इज इक्वल टू CD है। अब BC इज इक्वल टू CD है, तो मतलब इसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। यहाँ पे आप रीज़न ज़रूर लिखेंगे सबके सामने कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, 3 और 4 भी इक्वल हो गया। पर आप ध्यान से देख रहे हो ये एक ट्रांसवर्सल है, क्योंकि AB और CD पैरेलल है, ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 3 और 5 भी इक्वल हो जाएगा। एंगल 3 इज इक्वल टू 5, ये कौन से एंगल होते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स, 3 और 5 भी इक्वल हो गया। 3 4 के भी इक्वल है, 3 5 के भी इक्वल है, इसका मतलब 4 और 5 भी एंगल आपस में इक्वल हो गया।
तो 4 और 5 इक्वल है, इसका मतलब ये जो यहाँ से डायगोनल जा रहा है ये बी एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। तो हम सिमिलरली इस केस में भी प्रूव कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6। देयरफॉर BD diagonal bisect angle B as well as angle D. क्वेश्चन नंबर 13 का सेकेंड पार्ट करेंगे हम, और वाला। EF are the points on the diagonal AC of a parallelogram ABCD। एक ये पैरेललोग्राम है ABCD। AC इसका डायगोनल है, इस पे पॉइंट है OA इक्वल है OC के। OA OC के क्यों इक्वल है? क्योंकि जो डायगोनल्स होता है पैरेललोग्राम के वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर। तो यहाँ पे रीजन भी आप लिखोगे, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। और AE इक्वल है CF के, ये आपको गिवन है। AE इज इक्वल टू CF, ये गिवन है। तो ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूँ 2 को फर्स्ट में से, तो जो O है OA माइनस AE इज इक्वल टू OC माइनस CF। क्या बचा? OE और OF। OE और OF इक्वल हो गया। तो ये भी तो अंदर जो पैरेललोग्राम बना हुआ है इसका क्या है? डायगोनल है ये EF, तो ये भी इक्वल है। ठीक है, तो सिमिलरली हम कह सकते हैं कि जो OD है और OB भी इक्वल है। तो डायगोनल ये आप बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो देयरफॉर BFDE इज अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे आप लिख दोगे ये इसके डायगोनल भी बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो ये जो BEDF है ये भी एक पैरेललोग्राम होगा। इसके बाद ये आपका C सेक्शन ओवर हुआ।